पाकिस्तान का किस तरह तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे, बल्कि सिर्फ एक ही मुद्दे के हवाले से बात करेंगे जो कि आर्टिकल 63A का आज की सबसे बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63A का जो एक फैसला आया है कि जो पुराना फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया है और इस तरह से आर्टिकल 63A आइन का अपनी असल शक्ल में बहाल हो गया है। आइनी शिकों की दुरुस्ती, उनकी बहाली का अमल जो आगाज़ हुआ था नज़रसानी की दरख्वास्तों के साथ ही, फाइल करने के साथ ही, उनको एडमिट करने के साथ ही, आज सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी की दरख्वास्तों को भी मंजूर कर लिया है। और पाकिस्तान की आज जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, जो लीगल डेवलपमेंट्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वैसे होना नहीं चाहिए, इसको कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आइन पे इन द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अमल हो रहा हो, या आइन को बहाल किया जा रहा हो, या आइनी शिकों को बहाल, उनको दुरुस्त करने का अमल किया जा रहा हो, या वो हो जाएं, तो ये कोई बहुत बड़ी खबर होनी नहीं चाहिए। ये तो आप आइन और कानून और निज़ाम इंसाफ के मुताबिक चल रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सूरत हाल इस किस्म की डेवलप हो गई, इतनी पोलराइजेशन है, इतने डिवीज़न है, पॉलिटिकल है, लीगल है, इन सब मामलात को सामने लेके फिर आईनी तरमीम का एक मामला है। तो ये आज की एक बहुत बड़ी खबर करार दी जा रही है कि आर्टिकल 63A का जो फैसला साबिका बेंच ने साबिका चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर में जो आया था उसको कलअदम करार दे दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है, अभी तफसीली फैसला तो नहीं आया, बट सवाल पैदा होता है कि क्या इसकी इम्प्लीकेशन रेट्रोस्पेक्ट से होगी या फ्यूचरिस्टिक होगी। रेट्रोस्पेक्ट से अगर होगी तो आर्टिकल 63A के हवाले से फ़ैसला आने के बाद जो पंजाब में हुकूमत का खात्मा हुआ था हमजा शहबाज का, और उसके बाद जो एक रोल ओवर इफ़ेक्ट हुआ था, जो एक डोमिनो इफ़ेक्ट हुआ था पॉलिटिकल इवेंट्स का, लीगल इवेंट्स का, उसका फिर जिम्मेदार कौन है। और अगर फ्यूचरिस्टिक आस्पेक्ट इसका देखा जाए तो क्या इसका कोई इम्प्लीकेशन होगी, कोई इम्पैक्ट होगा इसका 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे जो कि इस वक्त प्रोपोज्ड है। साथ ही मौलाना फजलुर रहमान भी आज एक बार फिर मंजर-ए-आम पे आए हैं और उन्होंने हुकूमत की बैक से अपनी सपोर्ट बिल्कुल खींच ली है। और ये ऐसे वक्त में हुआ है कि जब कल सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी हैं, उन्होंने मुलाकात की थी मौलाना से और बड़े होपफुल थे वो। लेकिन आज 63A का फैसला आ जाने के बाद नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर हो गई। मौलाना की बज़ाहिर हुकूमत को अब कोई ज़रूरत भी बाकी नहीं रहती, बल्कि इसके अलावा भी मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जो एक स्पीकर कौमी असम्बली ने टेबल एक जारी किया था उसके मुताबिक भी PTI का वजूद नहीं था, तो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद थी। बहरहाल आज के जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है आर्टिकल 63A को कलअदम करना, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, पॉलिटिकल, पार्लियामेंट्री, सोशल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, क्योंकि आज इस्लामाबाद की 3 वकला तंजीमें हैं, उन्होंने हड़ताल का बल्कि एहतजाज का ऐलान कर दिया है 7 अक्टूबर को इस मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, और जो इस वक्त अदालती सूरत हाल है। सो इन्हीं मुद्दात पे प्रोग्राम के आज फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं जी हलीम अब्बासी साहब, एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट के और चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी इस्लामाबाद बार काउंसिल के। ये भी वो वकला तंजीम है जिसने 7 अक्टूबर को आइनी तरमीम के खिलाफ हड़ताल का, एहतजाज का ऐलान कर रखा है। मोहसिन बेग साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और मंसूर अली ख़ान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हम न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं। हलीम अब्बासी साहब, अब तो गल ही मुक गई है, गल ख़त्म हो गई है। आर्टिकल 63A फैसला कल अदम, दैट मीन्स कि आइन की शिक बहाल हो गई इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, और इसका ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना 26वीं तरमीम के ऊपर, जिसके ख़िलाफ़ आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। जी थैंक यू जी। गुजारिश ये है कि आपने ये कहा कि जी आइन की शिक बहाल हो गई इन लेटर एंड स्पिरिट, तो मैं नहीं समझता कि हमारी पार्लिमानी रवायात के मुताबिक ये लेटर एंड स्पिरिट है कि मैं एक सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ूँ और मैं इलेक्ट हूँ और उसके बाद मैं डिफेक्ट करूँ और उसके बाद मेरा वोट काउंट कर लिया जाए। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस की मंशा नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जब ये पहले
ऑर्डर पास हुआ, जिसके अगेंस्ट आज रिव्यू का ऑर्डर पास हुआ, उस वक्त वो भी मैनेज था। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जो सर्कमस्टेंसेस थे, जिस हैश में किया गया ये फैसला, और जिस तरह उसको बेंच बनाया गया, जिस तरह ऑर्डिनेंस पास किया गया, तो मैंने बल्कि आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने तकरीबन 10:30 बजे की, तो मैंने कहा जी मैं भी प्रेडिक्ट करता हूँ, और मेरे जो यहाँ रुफ़क़ार सारे बैठे, हम प्रेडिक्ट करेंगे कि ये रिव्यू एक्सेप्ट होगा, क्योंकि वो सारे के सारे हालात नवश्ता दीवार से कि जी रिव्यू एक्सेप्ट। लेकिन आपने कहा कि जब उमर अता बंदियाल के दौर में फैसला 63A का आया था, वो भी मैनेज था, तो जब आप ये समझते हैं तो इसका मतलब है कि उस वक्त आइन की कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी की गई ना, बिकॉज जब तक एक वोट काउंट नहीं होगा डिफेक्शन कैसे अप्लाई हो सकती है। लेजिस्लेशन देखें ना, लेजिस्लेशन की जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो लेजिस्लेटिव इंटेंट होती है, ठीक है ना। लेजिस्लेशन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद लेजिस्लेशन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है, जो टाइमिंग है, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है आपके हवाले से कि जी आप ये तरमीम इस वक्त क्यों करने जा रहे हैं, ये रिव्यू का 26वीं तरमीम करने जा रहे हैं, और ये रिव्यू का इस वक्त लगना, और 2 दिन में आपने फैसला कर लेना। सर जहाँ तक रिव्यू की बात है, एक तो 2 साल के बाद लगी है, इस पे टाइमिंग मेरी नज़र से, और मेरा ये सवाल भी है, इस पे क्वेश्चनेबल इसलिए गालिबन नहीं हो सकती, ये सवाल भी है कि आइन तो जब भी दुरुस्त हो तो दुरुस्त होना ही है ना, उसको ठीक होना है, उस पर अमल तो होना है। देखिए मैंने अर्ज़ किया ना कि मेरे तो अपनी एक कानून के छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मेरे हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं जी, उसके बाद आपका देखें ना एक बेसिक फिर तो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, लेकिन सर सजा है ना अगर आप फ्लोर क्रॉसिंग करते भी हैं। अगर लेट्स सपोज आज किसी पीटीआई के बंदे ने वोट दिया भी कौमी असेंबली में या सेनेट में 26वीं तरमीम को, तो वो वाज़ेह हो जाएगा, काउंट होगा, हाँ। काउंट होगा। देखिए ना, लेकिन अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला, मैं ये कहता हूँ कि काउंट नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए, काउंट नहीं होना चाहिए। और इसको लेजिस्लेशन देखे ना, मैंने आपसे कहा कि लेजिस्लेटिव इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 18वीं देखे ना, बहुत सारी तरामीम हुई 12 के बाद, 18वीं तरमीम की इंटेंट ठीक थी, वो डेलिब्रेट हुई, सारी हुई, टाइमिंग उसकी ठीक थी, तो वहाँ क्वेश्चंस नहीं आए। अब जो 26वीं तरमीम आप करने जा रहे हैं, इसकी टाइमिंग बहुत मैटर करेगी, और 63 का आज का फैसला आना, और ये गालिबन 2-3 दिन के अंदर, मैंने अपने उसमें भी कल दिन को कहा कि 2-3 दिन के अंदर ये पास हो जाएगी, जो तरमीम है 26वीं तरमीम ये पास हो जाएगी। लेकिन दरमियान में एक और स्पीड बम्प भी वहाँ पर मौजूद है, एंड दैट इज़ मखसूस नशिस्तों का फैसला। उस पे हवाले से भी ज़ाहिर अभी अमल दरामद होना, इलेक्शन कमीशन वहाँ भी नजरसानी भी गया हुआ है। मोहसिन बेग सर आपकी तरफ आऊँगी, किस तरह देखते हैं आप ये आर्टिकल 63A का जो आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, क्या इसने हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते खोल दिए हैं या इसने आइन की समत दोबारा से बहाल कर दिया? बहुत शुक्रिया गरीदा। बेसिकली ये जो पार्लिमानी जमहूरियत है, दुनिया में जहाँ भी राइज है, उसका बेसिक प्रिंसिपल और जो हमारे आइन में लिखा है वो यही है कि अगर आप अपनी जमात से मुनहरफ या उनके किसी डिसीजन से एतराज़ करके आप अपनी राय पे कोई वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो नेचुरली फ्लोर क्रॉसिंग उसको ज़रूरी नहीं है। हमारे जहन में यही है कि पैसे दे के पावर या ब्लैकमेल करके उसको इस चीज़ पे आमादा किया जाए। यही ज़मीर की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई है। लेकिन देखें, जो पहला फैसला था वो बड़ा ही गलत था। वो तो पार्लिमानी जमहूरियत की टोटल नफी थी कि आपका वोट भी कॉस्ट नहीं होगा, आप डी सीट भी हो जाएंगे। अगर आप फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो वो क्लॉज है कि आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, लेकिन वोट जो है वो काउंट होगा। वो जो पहला फैसला जजों ने दिया, मैं तो हैरान हूँ, उस पर वकला ने कोई एहतजाज नहीं किया। वो तो आइन को रीराइट कर दिया, पार्लिमानी जमहूरियत की टोटल नफी कर दी। हमारे यहाँ जो पार्लिमानी जमहूरियत है ये बरतानिया से उसको उस तर्ज पे ली गई है। वहाँ पे कोई 12 से 15 जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो होता है वो अपनी जमात के लोग अपनी हुकूमत पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं। तो मकसद ये है कि ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं होती, ये पार्लिमानी जमहूरियत है। इसमें अगर कोई शख्स आपके जमात के किसी डिसीजन से मुत्तफिक नहीं है तो उसको उसकी अपनी राय रखने का हक है। अगर वो वोट देता है और उसके बाद रिजाइन कर देता है, तो ये कहना कि जी हमारी टिकट पे इलेक्ट हुआ था और अब ये हमारा कहना नहीं मान रहा, उसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हर बंदा अपनी इंडिपेंडेंट राय का हक रखता है। यही जमहूरियत का हुस्न है। हमारे यहाँ जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, वो माशाल्लाह
सदियों से चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। ये सेनेट के इलेक्शन होते हैं, आप देखिए एक जुम्मा बाजार लग जाता है और लोग पैसे दे के वोट खरीद लेते हैं। उसमें तो कोई, वो सीक्रेट बैलेट है इसलिए उसमें कोई बंदा डिफेक्ट नहीं करता। ये जिनकी आपने देखा है सेनेट में इमरान खान के होते हुए 20 लोगों ने पैसे पकड़ के वोट दे दिए। तो मकसद ये है कि आप इसको बिल्कुल टोटल नेगेटिव ना लीजिए। ये आइन को रीराइट करना किसी जज का काम नहीं है, और जज का ये भी काम नहीं है कि वो यूनियन बना लें और पॉलिटिकली अपने आप को अलाइन कर लें इधर साइड, तो वो भी गलत है। मैं समझता हूँ जज जो है वो इंडिपेंडेंट राय रखता है। ये इशारा आपका मोहसिन बेग साहब किसकी तरफ है कि ये भी जेब नहीं देता कि जज एक तरह से यूनियन बना लें और पॉलिटिकली अलाइन कर लें? किस तरफ इशारा है आपका? मेरा इशारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ है जी। सुप्रीम कोर्ट में जो आजकल हालात चल रहे हैं, ये इससे पहले जैसे सर सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों तरफ के इल्जामात लग रहे हैं ना। वो जेब देता है किसी चीफ सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को कि वो इस किस्म की हरकत करें और पूरा पाकिस्तान उसका तमाशा देख रहा हो। इन्होंने मजाक बना के रख दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। मतलब ये बात आपकी दुरुस्त है। किसी एक जज की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज के हालात भी देख लीजिए, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं आपस में, और जिस तरीके से पब्लिक में एक मजाक बना के रख दिया जुडिशरी। मजाक तो पहले भी बनी हुई है, लेकिन अब तो इतना मतलब ओपन हो गया है कि मैं समझता हूँ ये जो लोग डिजर्व नहीं करते थे इन चेयर्स के लिए, अगर आपने आके इस तरीके से बिहेव करना है। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसका एक डेकोरम है, उसकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और आप एक इतने बड़े जस्टिस के ओहदे पे हैं, आपको भी बिहेव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया आपकी तरफ देख रही है। और इसीलिए हमारी जो जुडिशरी है पूरी दुनिया में 149, पता नहीं एक दो लोग हमसे पीछे होंगे, मुझे तो उन मुल्कों के नाम भी नहीं पता। तो ये थोड़ा सा अफ्रीकन कंट्रीज हैं, चैड है, जिस चेयर पे आप बैठे उसकी रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल दुरुस्त बात। मंसूर अली खान साहब, आई कम टू यू। अब मसला ये है, दो तीन चीजें बीच में आ गई हैं। वकला तंजीमों ने भी आज कह दिया कि छांगा मांगा की सियासत हम नहीं होने देंगे। अली जफर ने चीफ जस्टिस के सामने भरी अदालत में बेंच के सामने उन पे हॉर्स ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करने का इल्ज़ाम लगा दिया, जिस पे चीफ जस्टिस ने फिर ज़ाहिर कहा कि आप पे तौहीन लग सकती है। पीटीआई का यही मौक़िफ़ है कि जी आर्टिकल 63A का जो आज फैसला आया है, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुल जाएगा। अभी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर भी अमल होना बाकी है। तो आप समझते हैं कि आज की जो कार्रवाई है, आज की फैसला सामने आया है, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुलेगा, छांगा मांगा की सियासत होगी, या ज़मीर की आवाज़ पे वोट 26वीं तरमीम को होगा? अच्छा, बहुत शुक्रिया गरीदा साहब। मुझे ये नहीं पता अब ज़मीर, आप जो इंसान का ज़मीर होता है उसकी बात कर रहे हैं या चौधरी ज़मीर की बात कर रहे हैं कि उसकी वजह से लोग जो है वोट अपना इधर से उधर लेके जाएंगे। वी डोंट नो। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए ये मेरे ख्याल में बड़ा एक ट्रिकी ग्राउंड है, और मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं तौहीन अदालत की तरफ खुदा न खास्ता ना चला जाऊँ, क्योंकि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। लेकिन कभी कभार जो है वो चोरों के घर पे भी चोरी हो जाती है, और चोरों के घर पे अगर चोरी हो जाए तो मोहल्ले वाले जो है ना उस घर से ज़्यादा हमदर्दी नहीं रखते। हकीकत यह है कि इससे पहले 63A के हवाले से जो बाजी के अंदर 3-2 से फैसला आया था 2022 के अंदर, तो उसके ऊपर आज तक बहुत से कानूनी माहिरीन जो है वो हैरान है कि ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को जो है रीराइट करने वाली बात हो गई, और नजरिया ज़रूरत के तहत जो है वो उस वक्त के फैसले को जो है उसी तनाजुर से देखते हैं। लेकिन जारी बात है, उस फैसले को ठीक करने के लिए भी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आज जिस तरह उस अपील को एक्सेप्ट किया गया है, उस पूरे प्रोसेस के ऊपर भी जो है वो सवालिया निशान है कि क्या वो भी बिल्कुल सही तरीके से सारा कुछ फॉलो हुआ, बेंच किस तरह बना, जजेस कमेटी किस तरह बनी, ऑथर जज ने बैठने से इनकार किया, लेकिन इसके बावजूद उस जज की रिप्लेसमेंट कर दी गई, और इसके रिप्रिकॉशंस जो आगे आने लगे हैं। लेकिन मंसूर खान साहब, कोई जज अगर ना बैठना चाहे, अगर वो रिक्यूज करे, रिफ्यूज करे, ऑब्जेक्शंस रेज करे, और बावजूद इसके कि बार बार चीफ जस्टिस उनसे कमेटी की मीटिंग्स कर, तो किसी को जबरदस्ती बैठ के तो बेंच पे नहीं बिठाया जा सकता ना। जी आप बिल्कुल बात सही कह रही हैं, लेकिन हमें उसकी रूट कॉज तक भी जाने की जरूरत है ना, कि आखिर जजेस कमेटी की फॉर्मेशन को किस तरह तब्दील किया गया और उसकी रीजन क्या थी, और हम इस बात को किस तरह इग्नोर कर दें कि आज से 22-23 दिन के बाद जो है एक रिटायरमेंट होने जा रही है, और एक शख्स की रिटायरमेंट को लेके अगर एक अमेंडमेंट होने जा रही है और उस अमेंडमेंट से उनको फायदा होगा, यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी एक सवाल आ जाता है कि क्या चीफ जस्टिस को इस बेंच में बैठना भी चाहिए था कि नहीं बैठना चाहिए था, ये अपने आप को अलग करना चाहिए। ये भी आपने वही बात कर दी जो बैरिस्टर अली जफर साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट में की है कि एक शख्स के लिए कोई तरमीम लाई जा रही है, जो बार काउंसिल्स भी आज ये बात कर रहे हैं। तो
हमें क्या नहीं नजर आ रहा कि उनके लिए सब कुछ हो रहा है, या हमारे ख्याल में किसी और के लिए कुछ हो रहा है? आपके ख्याल में या किसी और की कोई और राय है? क्या काजी फाइज़ साहब को इस नए कोर्ट का सरबराह नहीं बनाया जाएगा? अगर नहीं बनाया जाएगा, हुकूमत ऐलान कर दे, तो मेरे ख्याल में बात ही खत्म हो जाएगी। अगर हुकूमत जो है जस्टिस मंसूर अली शाह को अगले चीफ जस्टिस के तौर पर नोटिफाई कर दे, बात ही खत्म हो जाएगी। हुकूमत ये कह दे कि लेकिन मंसूर खान साहब, इस वक्त तक तो स्पेकुलेशन है ना, इस वक्त तक तो स्पेकुलेशन है। बिलावल भुट्टो ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं कि आईनी अदालत पे जस्टिस मंसूर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। तो क्या स्पेकुलेशन की बुनियाद पे ये सब गुफ्तगू करना या ये इस तरह से एक तनाज़ात, सियासी तनाज़ा खड़ा कर देना, वुड दैट बी जस्टिफाइड? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मेरे ख्याल में हुकूमत के पास इन स्पेकुलेशंस को खत्म करने के लिए बड़ा आसान तरीका है ना, कि ये जो थोड़ी देर पहले मैंने 3-4 अनाउंसमेंट्स आपको बताई हैं, आप वो अनाउंसमेंट्स करते हैं और बात खत्म कर दें। ये ऑपोजिशन की गुब्बारे में से हवा निकाल दीजिए आप। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास बार बार जो जा रहे हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फजूल किस्म के एहतजाज चले, मैं इस तरफ चला जाता हूँ, एवी बिला वजह पागलों की तरह अपना सर फाड़ रही है। कभी वो अटक्का पुल क्रॉस करने की बात करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम देखते हैं कल किस तरह एहतजाज हो रहा है। आप इनकी गुब्बारे में से हवा निकालें, कर दें, नोटिफाई कर दें, मंसूरी शाह साहब को नोटिफाई कर दें और कह दें कि जनाब हमने जो कुछ भी करना है 25 तारीख के बाद ही होगा, इससे पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो आप ब्लफ कॉल आउट कर दें, लेकिन नहीं किया जा रहा ना, ब्लफ नहीं कॉल आउट किया जा रहा। मौलाना साहब को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, कहना पड़ा कि आपसे दरख्वास्त है कि जनाब ये जो SCO का इजलास हो रहा है, इसके बाद कर लीजिएगा जो कुछ करना है, उससे पहले मत कीजिएगा, क्लैश की सूरत हाल मत क्रिएट करें। सो लेकिन मेरे ख्याल में हम सभी जानते हैं, वो मेरे ख्याल में हम लोग रोटी को चोची नहीं कहते, सबको पता है कि हुकूमत जो है वो क्या करना चाह रही है, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के पूरे प्रोसेस के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। ठीक है, लेकिन हुकूमत जो करना चाह रही है 26वीं आईनी तरमीम, मोहसिन बेग साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, उसके बाद फिर लीगल ओपिनियन अलीम अब्बासी साहब आपका मैं जानना चाहूंगी। लेकिन मोहसिन बेग साहब, अगर किसी जज को, किसी मखसूस जज को या किसी भी और को आईनी अदालत का सरबराह लगाना चाह रही है हुकूमत, या वो लग जाते हैं, इसमें गलती क्या है? इसमें गलत क्या है आखिर? देखिए रीदा, बेसिकली इतनी डिवीजन आ गई है कि अब पता चलता है कि एक जज फलां पार्टी के फेवर में है और पता चलता है दूसरा जज फलां पार्टी के अगेंस्ट है। सर, ये डिवीजन किसने क्रिएट की है? वी हैव टू गेट टू द रूट कॉज ना, डिवीजन किसने क्रिएट की है? नहीं, देखें, ये इतनी पोलराइजेशन है हमारे माशरे में कि जजेस भी उससे बालातर नहीं है और बिल्कुल नेकेड। सर, यही तो सवाल है। और शर्मनाक की हद तक ये इस पोलराइजेशन की रूट कॉज पे कौन है? साइडों पे चले गए हैं। इन्होंने जिस तरह इन ओहदों की बेतौकीरी की, इन अदारों की, हमारी आला अदलिया की जो बेतौकीरी पाकिस्तान में नजर आ रही है, उसकी वजह आप और मैं नहीं है, या ये हुक्मरान नहीं है, इट इज़ द जजेस, जिन्होंने अपने अंदर एक डिवीज़न और एक साइड अपने जहन में, इससे पहले जो थे वो क्या कर रहे थे, वो एक पार्टी को फेवर दे रहे थे और दूसरी पार्टियां चीखें मार रही थी। तो वहाँ उस वक्त भी बेंच इसी तरह ही बन रहे थे। अब इनकी बारी आ गई है तो सबको एतराज़ हो रहा है, अभी उस वक्त एतराज़ नहीं था। तो ये काम मैं ये समझता हूँ ये ख़त्म होने वाला नहीं है। और मैंने एक बात पहले बहुत अरसा पहले की थी, उसके ऊपर बहुत फसाद मचा और मेरा एक दोस्त है बेचारा, उसका शो बंद हो गया। भाईजान, ये जजेस जो हैं, इस तरीके से ये जुडिशरी नहीं चल सकती, इस तरीके से आपको इंसाफ इस मुल्क में नहीं मिल सकता। और ये जो कहने की बातें हैं कि जी फलाना जज लग जाएगा, अच्छा जी लगा लो, फिर क्या होगा, एक तरफ फेवर होगी दूसरी तरफ नुकसान होगा। तो मकसद ये जो हिजान की कैफियत है इस पूरे मुल्क में, कारोबार बंद हो रहा है, अनस्टेबल कंट्री है, जल्द से जुलूस चल रहे हैं। हालांकि ये जो कर रहे हैं सब लोग, इनको पता है चंद लोग बाहर भाग जाएंगे, बाकियों ने इधर ही रहना है। अगर ये मुल्क तबाही की तरफ जाता है तो इसका पार्ट और इनके हिस्से में भी वो तबाही आएगी जो बाकियों के हिस्से में आएगी। ये सोचने की बात है। वक्ती तौर पर आई डोंट नो कौन सी फोर्सेस बिहाइंड द सीन काम कर रही हैं कि जी जल्द से जुलूस शुरू कर दो, एहतजाज शुरू कर दो। और भाई, रोटी खाने को नहीं, कारोबार करने को नहीं, आप एहतजाज कर रहे हैं, करें। इस मुल्क को ये बिल्कुल एज पे खड़ा है। मैं आपको बता दूं, विद इन 1 आवर आपका मुल्क उस स्टेज पे होगा कि अल्लाह माशाल्लाह आप घर से नहीं निकल सकेंगे। ये उस तरफ हमारे हालात लेके जा रहे हैं। जो भी इंटरनेशनल फोर्सेस चाहती हैं कि पाकिस्तान तबाह हो, उसका ये सारे हिस्सा बने हुए हैं, नोन और मे बी अननोन, बट दे आर पार्ट ऑफ दैट होल प्रोसेस। क्वाइट अलार्मिंग ये गुफ्तगू आप कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अलीम अब्बासी साहब आपकी तरफ आऊँगी। हर्ज क्या है 26वीं आईनी तरमीम से, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? और जो मोहसिन बेग साहब सवाल कर रहे थे कि आज जो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या ये एहतजाज आप तब किया करते थे जब बंदियाल साहब की कोर्ट होती थी, जब निसार साहब की होती थी, जब खोसा साहब की कोर्ट होती थी, जिस तरह बेंचेस बनते थे, जिस तरह से फेवर्स दी जाती थी, ली जाती थी, इस पर देखिए बार जो कौंसल्स हैं और बार एसोसिएशन का जो स्टांस रहा उसमें ज़रा मैं अपनी बात करूंगा या अपनी बार काउंसिल की बात करूंगा। मैं हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट भी रहा, मैं डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट भी रहा, मैं वाइस चेयरमैन भी रहा बार काउंसिल का। गुजारिश ये है कि जो 26वीं तरमीम करने जा रही है, हमारे जो आइन के जो कुछ देखे ना फंडामेंटल फीचर्स हैं, ठीक है, जब आप उनको कंप्रोमाइज़ करेंगे, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का कंसेप्ट हमारी आइन में मौजूद है। अब जो अगर आपने शिक वाइज पढ़ा हो इसको आइनी तरमीम को, तो ये तो बिल्कुल जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी, जो जुडिशरी आप देखें जो कंपोजिशन इन्होंने दी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की, वो प्राइम मिनिस्टर साहब उसको रिकमेंड करेंगे और प्रेसिडेंट साहब उसको अपॉइंट कर देंगे, और उसके बाद जितने भी जजेस अपॉइंट होंगे वो प्रेसिडेंट साहब विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का होगा। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि वही लोग जज लगेंगे जो गवर्नमेंट के किसी इस गवर्नमेंट के या जो आने वाली गवर्नमेंट है उसके मंजूर नज़र होंगे। पहली बात ये है कि हमें ज़रूरत नहीं थी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले भी एक बेंच काम कर रहा है, फेडरल शरीयत एपलेट बेंच काम कर रहा है, शरीयत एपलेट बेंच काम कर रहा है। वो जो शरीयत के जो शरीयत कोर्ट के फैसले होते हैं वो बेंच सुनता है। अगर आपको बहुत ये एकदम ख्याल आ गया कि जी सारा टाइम तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स ले जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मैटर ले जाते हैं, तो आप वहाँ जजेस की तादाद बड़ी कर दीजिए और वहाँ एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपने बेसिक देखे ना, अब कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर आप प्रैक्टिकली देखिए इसकी शिक वाइज इसको आप इसका मुलाहिजा कीजिए इस तरमीम का, तो सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट वो सेशन जज लेवल की कोर्ट होगी। या कि तरमीम का मुतालिया कौन करेगा? अभी तक तो तरमीम किसी के सामने मौजूद बिल्कुल जो वो मुसविदा जो प्रपोज है वो वाकई हतमी है, ये भी किसी को मालूम नहीं है। उन्होंने कहा ना जी कि फेडरल कोर्ट बनाएंगे, जब फेडरल कोर्ट जब बनाएंगे तो फेडरल कोर्ट की हम तो पहली बात तो ये करते हैं कि उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ऑलरेडी देखें हमारा जो आइन है, हमारे आइन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो हमें पसंद हो या पसंद ना हो, वो हमें एक जज पसंद हो हमें दूसरा जज पसंद हो, बहरहाल वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और वी आर सब्सर्विएंट। लेकिन सर एक सप्लीमेंट्री सवाल समझने के लिए, 18वीं तरमीम के मौके पे तमाम जितने भी वकला स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बात हुई थी, सबको ऑन बोर्ड लिया गया था राइट? डेलिब्रेशंस कोई साल 1.5 साल चलती रही, उसमें आईनी तरमीम पे इत्तेफाक हो गया था। जी तो वकला तंजीमें तो राजी हैं 18वीं तरमीम से लेके आज तक आईनी तरमीम बनानी चाहिए। 18वीं तरमीम की बात मैंने आपसे कहा कि वो मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो लेजिस्लेटिव इंटेंट होती है और टाइमिंग होती है वो मैटर करती है। वो टाइमिंग यही तो गुजारिश है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो 18वीं तरमीम में भी मौजूद थी जिसपे आपकी सारी बिरादरी ऑन बोर्ड। अब ये करने क्या जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो शायद हुकूमत वक्त को सूट नहीं करती, जो फैसला भी आया स्पेशल सीट्स के हवाले से। आप देखिए ना, आप एक आईनी तरमीम के बाद वो सारी की सारी पावर एक सुप्रीम कोर्ट जहाँ वो 17 जजेस वहाँ बैठे हुए हैं, आप उनसे वो सारी पावर लेके आप अपने हैंड पिक जजेस, हमने आज ये भी मैंने कहा कि ये सारे के सारे जजेस जो हैं ये हैंड पिक जजेस हैं। और यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल डिस्प्यूट आया तो वो गवर्नमेंट के फेवर में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के हैंड पिक जजेस होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। इसलिए जाएगा कि जो जुडिशियल कमीशन को इन्होंने री फॉर्मुलेट किया, उसमें लॉ मिनिस्टर साहब हैं, अटॉर्नी जनरल साहब हैं, 2 ट्रायरी बेंचेस के लोग हैं और 3 जजेस हैं इस कोर्ट के। ये स्ट्रेंथ बनती है 7 की और टोटल है 13। ये हो ही नहीं सकता कि कम से कम मुस्तकबिल करीब में ये नहीं होगा कि जी गवर्नमेंट को कोई डिफीट करेगा, गवर्नमेंट जिसको दिल करेगा वो। लेकिन क्या इन द हाइंडसाइट क्या आप लोग जजेस पर अदम एतमाद भी नहीं कर रहे इस तरह की बात करके? हम बिल्कुल करेंगे। देखें, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की प्रोविजन जो डाली जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि हम कहते हैं कि ये बैड इंटेंट के साथ ये लेजिस्लेशन की जा रही है। इसका मतलब है कि आप जजेस पर भी अदम एतमाद कर रहे हैं। हम जो जजेस अभी आए नहीं उन पे कर रहे हैं, हम देखें ना जो, यानी कि आप सिर्फ एक प्रोपोजिशन पे अदम एतमाद कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो समथिंग व्हिच इज नॉट येट इन प्रैक्टिस। देखिए ना, इसलिए कि जब आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं
उसकी जो बुनियादी गलत आप डाल रहे हैं। आप देखिए ना, एक वो वक्त था कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब का जुडिशल एक्टिविज्म अपने अरूज पे था, ठीक, और एक ये वक्त आ गया कि प्राइम मिनिस्टर और सदर बैठ के फैसला कर देंगे जी कि अलीम अब्बासी हमारा चीफ जस्टिस। लेकिन सर, क्या आपने समझते हैं कि फिर इस बात पे भी क्वेश्चन होना चाहिए कि जजेस लगते किस तरह से हैं कि अपने रिश्तेदारों को, क्या अपने चैम्बर के लोगों को जजेस मुकर्रर नहीं किया जाता? हो सकता है सर, वो भी तो गलत है सर, हो सकता नहीं, होता है, होता भी है सर, यही होता है ना। ये बताइए ना कि जुडिशरी ओवर पोलराइज रही, ओवर एक्टिव रही, पिछले हमने देखा इफ्तिखार चौधरी के इराक़ के बाद से, ठीक, लेकिन एक बात तो आई ना कि जुडिशरी फैसले कर सकती थी, अपने खुद फैसले करती थी, चलो गलत करती थी, बाइश करती थी, किसी जमात में टिल्ट करके करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसको जो हुआ। और देखें इस तरमीम में क्या किया उन्होंने कहा जी कि हाई कोर्ट को हम भेज देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस ने खत लिख दिया, वो आपकी बात मानते नहीं हैं, आपने कहा जी हम आपको कराची भेज देंगे, आपको लाहौर भेज देंगे। तो बात हमारा जो उनसे मुतालबा ये है, और फिर 17 आर्टिकल 17 में क्या कहा उन्होंने कि 17 में कि जी अगर कोई पार्टी पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ बात करेगी और फेडरल गवर्नमेंट ये समझे कि ये सालमियत के खिलाफ है, वो रेफरेंस बना के कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में भेजेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट अगर आपके अपने हैंड पिक लोग होंगे तो उसका कोई भी जमात होगी आपको चलें। ये देखें ना, मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट टाइम आप कह रहे हैं कि सियासी आज़ादियाँ, शख्सी आज़ादियाँ इसमें कर्टेल हो जाएंगी, ठीक, राइट। मंसूर अली खान साहब, आपका इस पे टेक क्या है, और आपको लग रहा है कि आज के फैसले के बाद 26वीं आईन तरमीम आसान हो जाएगी? खासतौर पे मौलाना फजलुर रहमान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी शायद फैसला देख के समझ लिया है कि अब गेम शायद JUIFA के हाथ से निकल गई है। देखिए, मेरे ख्याल में अभी भी मौलाना साहब की इंपॉर्टेंस तो है ऑब्वियसली। कौमी असेंबली के अंदर तो चले फिर भी है, जो है वो शायद नंबर गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ के जो है वो कर ली जाए, लेकिन सेनेट के अंदर मेरे ख्याल में PTI तो है ही नहीं कौमी असेंबली में। अच्छा चलें, आप ना मानिए, आप नहीं है, नहीं, मैं नहीं मान रही, ये तो साबित है, तो साबित शुदा है कि इस वक्त तक नहीं है, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल ना हो जाए, इस वक्त तक तो नहीं है ना PTI। मैं खैर उस डिसीजन पे भी मेरे रिजर्वेशंस हैं। अच्छा, जरूर बताइए प्लीज। MNS वो मेरे रिजर्वेशंस जो हैं वो ये हैं कि मैं नहीं समझता कि वो ये जो 8 जजेस के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, मेरे ख्याल में एक और नाइंसाफी है। इसकी वजह ये कि मेरी नज़र में वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, जो कैंडिडेट था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, उसने जब कैंपेनिंग की उसने कहा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूं। अगर उसे किसी ने नहीं मानना तो शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं माना, बट खैर दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, वो बात कहीं और चली जाएगी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, मैं थोड़ा सा हलीम साहब की बात से यहाँ पे डिसएग्री करूंगा कि जनाब इस तरह से टे के हवाले से अगर कोई वोट जो है करना, वो आप अभी वो वोट कर नहीं रहा और आप उसे कह रहे हैं कि जी इसको सजा दे दो। सो मेरा मतलब है कि आपने आइंदा जितने भी इस तरह जुराइम हो, ये मेरे ख्याल में शायद एक अनोखा ही काम होगा कि जुर्म अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप उससे पहले जो है कहते हैं जी आपका जो है वो वोट भी काउंट नहीं होगा, आपको सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। ये मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी के बेसिक रूट्स के ये अगेंस्ट चीज़ है। हाँ, मुझे इस पूरे प्रोसेस पे एतराज है, ये जिस तरह भी पूरा केस चला है, काजी फाइज़ साहब को नहीं होना चाहिए था इस बेंच के अंदर, बेंच की फॉर्मेशन जिस तरह हुई, यस बट दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन अगर 63A के हवाले से बात करें, सो मेरा ख्याल में जो एक गलती माजी में हुई थी वो ठीक ज़रूर हुई है, और मेरा ख्याल में उसके अगेंस्ट अगर आपने करना भी है तो वंस वो वोट कर देता है, उसके बाद पार्टी का जो सरबरा है वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहता है तो वो 100 दफ़ा ले। और दूसरी बात ये कि मतलब बार एसोसिएशन के अपने भी इलेक्शन होते हैं, क्या आप जो मुख्तलिफ धड़े होते हैं वो आपसे कमिट भी कर लें, तो उसमें से लोग अगर अपने धड़े के साथ जाके वोट नहीं करते तो क्या आप उसको सजा देते हैं कि नहीं जनाब आपने धड़े के साथ चूंकि वोट नहीं दिया तो आपको सजा होगी? नहीं होता, इस तरह नहीं, पूरी दुनिया में नहीं होता। लोग अपनी पार्टी लाइन से हट के वोट करते हैं। मैं तो एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर पार्टी का एक रहनुमा जो है, एक MNA है, वो अपनी पार्टी के सरबराह को गुनाह करते हुए देख ले, या अपने वजीर आजम को गुनाह करते हुए देख ले, और कल को अगर तहरीक-ए-एतमाद आती है तो वो उसके खिलाफ वोट नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जनाब ये आर्टिकल 63A जो है उसको रोक देता है। सो कम से कम उसको इख्तियार होना चाहिए। हाँ, बाद में उसके रिप्रिकॉशंस जो होंगे, पार्टी उसके खिलाफ जो एक्शन लेगी या उसके हल्के के वोटर उसके खिलाफ अगर कल को जाके वोट डालेंगे, वो उसकी मर्जी है, लेकिन उसके पास ये राइट होना चाहिए कि वो वोट किसको डाल रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, एंड मोहसिन बेग साहब नाउ आई विल कम टू यू, लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि अभी जो स्पीकर कौमी असम्बली ने एक मिज़ानिया जारी किया है उसके मुताबिक तो PTI कौमी असम्बली में नहीं है, और आज़ाद लोग कुछ वहाँ पर मौजूद है जिन्होंने आज़ाद डिक्लेरेशन जमा करवाए थे। अगर उनका वोट कौमी असम्बली की हद तक 26वीं तरमीम के हक में जाता है तो वो डिफेक्शन क्लॉज उनके ऊपर लग नहीं सकती, क्योंकि वो आज़ाद हैसियत में वहाँ पे होंगे, उनका PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। प्रोग्राम में डिबेट अभी कंटिन्यूड है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहसिन बेग साहब, सर आपकी तरफ आऊंगी। नाउ टेकिंग द डिबेट टू द पॉलिटिकल साइड, ये जो गंडापुर साहब ने डी चौक आने का ऐलान कर दिया है और इस दफ़ा इमरान खान ने न जाने जिम्मेदारी दी है या सज़ा दी है गंडापुर को कि वो पहुंचे नहीं थे पिछले 2-3 दफ़ा टाइम से। अब उन्होंने कहा है कि जी कोई भी MNA नहीं जाएगा, सारे MPAs KP से जो हैं वो आएंगे गंडापुर की क़यादत में। तो डी चौक पहुंच पाएंगे मोहसिन बेग साहब गंडापुर साहब, आपको लगता है, या उनको पहुंचने दिया जाएगा, या इस बार भी कोई ताखीर का शिकार हो जाएंगे वो? देखिए, मैं गरीदा बेसिकली तो जलसा या एहतजाज या आप जुलूस निकालना चाहें तो वो तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हक है, क्योंकि ये जो गंडापुर साहब और PTI और बानी जो इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जी, मैं इसको बहुत अरसे से देख रहा हूँ और बहुत अरसे से कह भी रहा हूँ कि ये इंटरनेशनल एजेंडा है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का। अब वो नेचुरली एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो पूरी मशीनरी और पूरी कुव्वत से वो वहाँ से निकल के इस्लामाबाद या पंजाब जाते हैं, तो नेचुरली एक हेडलाइन ज़रूर बनती है कि जी एक सूबा उनको रोक रहा है और वो दूसरे सूबे में जा रहे हैं। दुरुस्त। और उनकी जो गुफ्तगू है वो इतनी इरिटेटिंग है दूसरे लोगों के लिए, वो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं या धमकी लगाते हैं, और मैं समझता हूँ वो उस ओहदे की भी तौहीन है जिस ओहदे पे वो हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट का या पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि वो पंजाब से गुजर के ही फेडरल टेरिटरी में आएंगे, तो नेचुरली ये दोनों लोग चाहेंगे कि उनको रोका जाए और वो आके डी चौक में कोई ऐसा फसाद ना क्रिएट करे। और वो मैं समझता हूँ कि गंडापुर या तहरीक के जो बानी हैं वो चाहते हैं कि इतना माहौल ख़राब हो जाए। ये उनका इंटरनेशनल हैंडलर्स का एजेंडा है जो उनको जेल में सोने नहीं दे रहा, क्योंकि इनकी ये सोच थी मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। वो बड़े सेल्फिश आदमी है, उसको कोई गर्ज नहीं है गंडापुर है या कोई और है, वो चाहता है मैं ही हूँ दुनिया में और कोई ना हो। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क के हालात आगे ही बेहतर नहीं हैं। अगर ये स्टेबिलिटी नहीं आती, मुल्क आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यही वो चाहता है कि मुल्क के हालात बेहतर ना हो। अभी SCO की कॉन्फ्रेंस है, उसके लिए नेचुरली बड़े इम्पोर्टेंट लोग पाकिस्तान आएंगे, तो वो चाहते हैं कि सारी चीज़ को, अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी को गोली लग जाए, इस सारे एपिसोड में कोई मर जाए, ये उसको डेड बॉडीज़ चाहिए जो जेल में बैठा है। वो उससे हालात अबतर होंगे। अगर आपके घर में लड़ाई पड़ी हो तो कौन आएगा मेहमान आपके घर पे जहाँ पे इतनी अफरा तफरी मची हो, और कौन इन्वेस्टर आएगा जो इस मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहेगा? वो तो छोड़ दीजिए बाहर से किसने आना है। इन हालात की वजह से जो पाकिस्तान में इन्वेस्टर है, बिजनेसमैन है, वो सब कुछ बेच बाच के बाहर भाग रहा है, तो ये मुल्क चलेगा कैसे? सही बात। तो आपको पॉलिटिक्स में थोड़ा सा सब्र की ज़रूरत है, तहम्मुल की ज़रूरत है। आपकी बारी भी आ जाएगी। आप 4.25 साल इस मुल्क ने आपको प्राइम मिनिस्टरशिप दी, आपने हुलिया बिगाड़ के रख दिया, आपने इतनी पोलराइज सोसाइटी में कर दी है, बना दी है कि घरों में लड़ाइयाँ पड़ गई हैं। आप जिस तरीके से लोगों को अलकाबात से नवाजते थे, मैं तो हैरान हूँ मौलाना साहब पे, जो अल्फाज वो मौलाना साहब के बारे में कह चुका है, और 20,000, 25,000 या लाख के मजमे में अगर किसी पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन के खिलाफ बात होती थी तो वो मौलाना था। उस वक्त आई डोंट नो कि मौलाना साहब की गैरत और इज्जत कहाँ गई थी जब वो उसको वो सारे नामों से बुलाता था। आज वो मौलाना अगर उनके साथ जा रहा है तो फिर अल्लाह माशाल्लाह, मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब में और उसमें कोई फ़र्क रह गया। आप कैसे, मतलब हमारे साथ भी उन्होंने किया, लेकिन हमारे बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं की जो मौलाना के बारे में वो करता था, और जो इल्ज़ामात उसने मौलाना पे लगाए और मौलाना ने उस पर लगाए। मौलाना तो कहते थे, हमें तो मौलाना से पता चला कि वो एक यहूदी एजेंट है और यहूद का वो हमनवा है, ये तो हमें मौलाना ने बताया है पूरी कौम को। आज वो मौलाना उस यहूदी एजेंट के साथ, उसकी सियासत के साथ क्लब हो रहा है। तो यहाँ गरीदा साहिबा, ये मुल्क जो है ना, मैंने आपको कहा है कि कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि ये मुल्क सरवाइव करेगा। हर शख्स इसको तोड़ने पे
और बर्बाद करने पर तुला हुआ है, वो हुक्मरान हो या हुक्मरानी से बाहर हो। राइट, टू लास्ट कमेंट्स अच्छे नहीं है। ठीक, टू लास्ट कमेंट्स अलीम अब्बासी साहब, पहले आपसे और फिर मंसूर अली खान साहब से। एहतजाज सियासी जमातें तो कर ही रही हैं, जो कि आपका भी हक है और बड़ा ज़बरदस्त आप लोग एहतजाज करेंगे, लेकिन इस वक्त जो स्केड्यूल है लोगों की आमद का, SCO है, फिर चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अभी मौजूद हैं, तो क्या कम अज़ कम बार काउंसिल्स अपना एहतजाज मौखर नहीं कर सकती? नहीं, हमारा इस तरह का एहतजाज नहीं होगा कि हम कोई प्रोसेशन करेंगे या रोड ब्लॉक करेंगे। हमारा अपना बार रूम है, वहाँ हम हमारे जो लोग आएंगे वहाँ से पूरे पाकिस्तान फिलहाल सड़कों की आपकी ना कोई सड़कों, हमारा कन्वेंशन है, हमने कन्वेंशन रखा और उस कन्वेंशन में पाकिस्तान भर से लोग आएंगे जो हमारे इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, हमने उनको इनवाइट किया, वो 7 तारीख को आएंगे, तो वो हमारा बार रूम के अंदर होता है, उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं होगी पब्लिकली। मंसूर खान साहब, आपका भी कोई कमेंट के एहतजाज करना तो सबका बुनियादी आईनी शख्सी कानूनी हक है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, जो स्केड्यूल है इस वक्त आमद का सरबराहान के, आपका क्या ख्याल है कि PTI को इजाज़त होनी चाहिए एहतजाज की या उनसे सख्ती से डील करना चाहिए? मेरे ख्याल में इजाजत ना देने की बात तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद इस चीज़ का रियलाइज़ करना चाहिए। आपके ऊपर 2014 के अंदर भी उस वक्त के एहतजाज 126 दिन का जो धरना था, उस वक्त भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट की आमद थी, लेकिन उसके बावजूद आपने एहतजाज जो है मौखर नहीं किया। तो मोहसिन बेग साहब जिस तरह पूरा उन्होंने एक चार्जशीट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जनाब ये इंटरनेशनल पावर्स के हाथ में खेलते हैं और ये बेसिकली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो इस किस्म के इल्जाम को फिर तकवीत मिलती है, मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको मौखर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान साहब, राजा अलीम अब्बासी साहब और मोहसिन बेग साहब आज के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you Monday 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।